नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समाजवाद और साम्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर है क्या कि पहले के ज़माने में जो था एक ही चीज़ चलता था, उसको हम लोग बोलते थे राजतंत्र। और राजतंत्र का मतलब होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा जो चाहेगा वो करेगा। राजतंत्र का यह मतलब होता था। और राजा जो है पूंजी वाला के बारे में, पैसा वाला के बारे में विशेष सोचता था, जिसको पूंजीवाद कहा गया। पूंजी वाले के बारे में सोचे तो पूंजीवाद, जाति के बारे में ज़्यादा सोचे तो जातिवाद, समाज के बारे में ज़्यादा सोचे तो समाजवाद। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। समाज के बारे में ज़्यादा सोचे तो समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है कि वैसा सोच जिसमें पूरा समाज का हित निहित हो, उसे समाजवाद कहते हैं। अब मान लीजिए सरकार अपना ज़मीन दे दे और उस ज़मीन में बोले कि डिज्नीलैंड का मेला लगाइए। अब डिज्नीलैंड का अगर इस ज़मीन में मेला लगेगा तो ये समाजवाद का उदाहरण है कि पूंजीवाद का उदाहरण है? तो ये पूंजीवाद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ डिज्नीलैंड के गेट पे ही जब जाएगा तभी से टिकट लेना स्टार्ट होगा और अंदर तक टिकट लेते रहेगा। तो ये पूंजीवाद का उदाहरण है। अब सरकार वही क्या करे कि एक अपना सरकारी ज़मीन दे दे और उसमें जो है एक ससरने वाला झुलवा लगा दे, तो ये पूंजीवाद का उदाहरण है कि समाजवाद का उदाहरण है? तो ये समाजवाद का उदाहरण है। इसमें गरीब का बच्चा बोलेगा पापा हम भी ससरेंगे, तो जाओ बेटा ससर जाओ। अमीर का बेटा बोलेगा हम भी, तो जाओ तुम भी ससर जाओ। इसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है। पहले के ज़माने में रोड भी बनते थे तो सिर्फ अमीरों के लिए, सड़क भी बनते थे तो सिर्फ अमीरों के लिए, वोट भी देते थे तो अमीर ही सिर्फ देते थे। गरीब को वोट भी देने का अधिकार नहीं था। इसीलिए अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई हो गई और गरीब का नाम सर्वहारा हो गया। सर्वहारा मतलब गरीब जो है, सर्वहारा जो है, हर जगह से हारा हुआ है। गरीब हर जगह से हारा हुआ है। इसको ना कोई थाना मदद करेगा, ना पुलिस मदद करेगा। इसको जितना चाहेगा फैक्ट्री का मालिक उतना पीटेगा, और पीटने के बाद ये कहाँ जाएगा? थाना जाएगा। थाना में पूछेगा कौन मारा, तो बोलेगा फैक्ट्री का मालिक। 4 लाठी वो मारेगा, मालिक पे केस होता है। बहुत अमीर आदमी है। तो गरीब अमीर के बीच बहुत बड़ी खाई बन गई और गरीब बेचारा का नाम हो गया सर्वहारा वर्ग। और इसी में जो पहले पढ़े लिखे लोग जो नया नया अपना विचार ला रहे थे, उसको चिंतक कहा गया। जो पढ़े लिखे लोग थे, समाज को कैसे रहना चाहिए, राजा को कैसे रहना चाहिए, इसके लिए अपना नया नया विचार ला रहे थे, जिसको चिंतक कहा गया। और पहले के ज़माने में जो चिंतक था वो फ्रांस का होता था, क्योंकि हम पहला चैप्टर में आप लोग को बताए हैं कि फ्रांस जो है बहुत ताकतवर देश हुआ करता था। ऐसा कहा जाता था कि फ्रांस को अगर जो सर्दी हो तो पूरा यूरोप छींकता है। तो फ्रांस बहुत ताकतवर था। इसीलिए यहाँ फ्रांस में ये सारे चिंतक जो देख रहे हैं, ये सारे फ्रांस के हैं। चिंतक मतलब समाज के बारे में सोचेगा कि राजा को कैसे रहना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये सब चिंतकों का एक ही बात कहना है कि समाज में 2 वर्ग हैं, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग, और दोनों मिल जाइए और दोनों मिल के प्रकृति का दोहन कीजिए। क्या ज़रूरी है हमको ट्रेन के एक बोगी में स्लीपर लगाने का, एक बोगी में एसी लगाने का और एक बोगी में जनरल लगाने का? एसी में इतना मोटा गद्दा, स्लीपर में इतना मोटा गद्दा और जनरल में पटरा ठोक के छोड़ दिया कि इसमें सिर्फ गरीब जाएगा। ये गरीब के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? अरे वही आधा गद्दा इधर भी कबाड़ के लगा देता तो ऐसा नहीं होगा। गरीब का नाम ही है सर्वहारा, कि बेचारा सब जगह से हारा है। तो पहले चिंतक सिर्फ फ्रांस का होता था। तो फ्रांस का जो अभी चिंतक है वो चल रहे हैं सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई वला। और इन सभी चिंतकों का एक ही बात कहना है कि समाज में 2 वर्ग हैं, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग। दोनों मिल जाइए। भगवान हमको बहुत कुछ दिया है और मिल के प्रकृति का दोहन कीजिए। और इन सभी चिंतकों ने एक सिद्धांत दिया, वर्ग समन्वय का सिद्धांत। वर्ग समन्वय कहने का मतलब समाज में 2 वर्ग हैं, अमीर और गरीब।
दोनों वर्ग मिल जाइए और मिल के प्रकृति का दोहन कीजिए। और इन सभी चिंतकों ने वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया और बोला समाज में जो है हम लोग एक नया समाज बनाएंगे, वर्ग विहीन समाज। एक नया समाज बनना चाहिए, वर्ग विहीन समाज, जहाँ ना कोई अमीर हो और ना कोई गरीब हो। जहाँ इसी में चार्ल्स फोरियर का कहना है कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री का स्थापना ही गलत है, वही मजदूर का ज़्यादा शोषण होता है। छोटा फैक्ट्री रहे तो वही ठीक है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री का स्थापना गलत है। लुई वाला का कहना है जब तक राजा नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। लुई वाला थोड़ा राजनीतिक है। लुई वाला का कहना है कि राजा के सुधार से पहले, सामाजिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार होना चाहिए। पहले राजा को सुधारना चाहिए तभी कुछ हो सकता है। और इसी दौरान एक इंग्लैंड के चिंतक आ रहे हैं जिसका नाम है रॉबर्ट ओवन। और रॉबर्ट ओवन ने स्कॉटलैंड के न्यू फॉलैंड में अपना फैक्ट्री लगाया। बहुत अमीर व्यक्ति है ये रॉबर्ट ओवन। और रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इसी में आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन चिंतक फ्रांस के नहीं हैं? सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई वाला, रॉबर्ट ओवन। तो रॉबर्ट ओवन फ्रांस के नहीं है, रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के हैं। और रॉबर्ट ओवन ने स्कॉटलैंड के न्यू फॉलैंड में एक फैक्ट्री लगाया और फैक्ट्री में ये प्रयोग कर रहा है। बहुत अमीर आदमी है रॉबर्ट ओवन। और 1-1 करोड़ में मान लीजिए 2 फैक्ट्री लगा दिया। और एक फैक्ट्री में कहा कि इसमें अगर जो मजदूर काम नहीं करेगा तो खूब मारो, भरपेट मारो। अगर जो एक दिन काम करने नहीं आएगा तो 4 सोटा मारो। एक फैक्ट्री में कहा कि अगर जो मजदूर काम नहीं कर रहा है उसको जूस पिलाओ। डॉक्टर बोले 1 दिन का रेस्ट तो उसको 4 दिन का रेस्ट कराओ। और देखो 1 साल तक एक्सपेरिमेंट करो कि कौन फैक्ट्री में ज़्यादा फायदा होता है। और 1 साल तक एक्सपेरिमेंट हुआ। एगो मार वाला फैक्ट्री है और एगो दुलार वाला फैक्ट्री है। 1 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और निष्कर्ष क्या निकला कि जिस फैक्ट्री में मार हो रहा था, जिस फैक्ट्री में मजदूरों को मारा जा रहा था, उस फैक्ट्री में लाभ कम हुआ। और जिस फैक्ट्री में मजदूरों को दुलार किया जा रहा था उस फैक्ट्री में लाभ ज़्यादा हुआ। इसीलिए रॉबर्ट ओवन ने एक निष्कर्ष दिए। रॉबर्ट ओवन ने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। अगर जो मजदूर को संतुष्ट कर लीजिए, जो मजदूर संतुष्ट हो जाएगा वही मजदूर वास्तविक मजदूर है। अगर जो मजदूर संतुष्ट नहीं है तो झकमार ड्यूटी करेगा। झकमार ड्यूटी का मतलब काम करने आएगा, देखेगा, पहले ईंटा देखेगा, उसके बाद ईंटा को झाड़ेगा, उसके बाद सर पे रखेगा, उसके बाद फिर से पटकेगा, उसके बाद फिर से मुरट्ठा बनेगा, फिर पटरा रखेगा, फिर ईंटा रखेगा। 1000 ईंट धोने में 3 दिन लगाएगा। लेकिन वही मजदूर को आप संतुष्ट कर लीजिए कि ठीका है जी, जब तक फेंक के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तुमको उतना ही मिलेगा। तब तो वो 1 घंटा में फेंक देगा। तब पगड़ी टेढ़ो है तो कोई बात नहीं, बोलेगा दंदन करके फेंक देना है, जल्दी जल्दी घर जाना है। तो रॉबर्ट ओवन ने एक निष्कर्ष निकाला, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। और इस सब रॉबर्ट ओवन का कहना है, इस सभी चिंतकों का कहना है कि मार पीट न कीजिए, सभी मजदूर को प्यार से दुलार से काम कराइए, मार पीट नहीं कीजिए, बहुत प्यार से काम कराइए। अगर जो प्यार से काम कराइएगा तो जैसे रॉबर्ट ओवन प्यार से काम कराए और उसके फैक्ट्री में फायदा हुआ तो आप लोग को भी फायदा होगा। अब धीरे धीरे ये सब स्थिति देख के फैक्ट्री के मार में कमी आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा? बिल्कुल कमी आने लगेगा। तो इसीलिए अब और सारा फैक्ट्री वाला भी ऐसा करने लगा कि मजदूरों को मार पीट की जगह दुलार प्यार से काम कराने लगा। बताओ ये सब अच्छा रहा कि खराब? खराब रहा। तो बाकी सब फैक्ट्री वाला ऐसा किया तो मजदूर सब जान के मटियाने लगा कि जी तबीयत खराब है, आज नहीं जाएंगे। जान के मजदूर मटियाने लगा। कई फैक्ट्री का भट्ठा बैठ गया। और इन सभी चिंतक, जितना ये सब चिंतक है, इन सभी चिंतक को यूटोपियन कहा गया। यूटोपियन मतलब स्वप्नदर्शी, सपना दिखाने वाला। इन सभी चिंतक को यूटोपियन कहा गया। यूटोपियन मतलब सपना दिखाने वाला। अब मान एक महिला जो है अंडा बेच रही थी,
सर पे अंडा का टोकरी रखी और अंडा का टोकरी रखने के बाद वो अंडा बेच रही थी और रास्ते में यूटोपियन बनी है, सपना देख रही है कि अंडा बेचेंगे पैसा होगा, तो और अंडा बेचेंगे तो और पैसा होगा, तब बकरी खरीदेंगे, बकरी बेचेंगे और पैसा होगा, बकरी बेचेंगे और पैसा होगा, तब गाय खरीदेंगे और जब गाय खरीद लेंगे तब अंडा नहीं बेचेंगे। ऐसा कह के बेचारी अंडे पटक दी, सब अंडा फूट गया। तो ये यूटोपियन का कहानी समझ में आ रहा है। यूटोपियन मतलब सपना दिखाने वाला। इन सभी चिंतकों ने बोला कि मार पीट नहीं कीजिए, सब मजदूर को दुलार से प्यार से काम करवाइए। और जब बाकी फैक्ट्री वाला ऐसा किया तो मजदूर सब जान जान के मटियाने लगा, जिसके कारण से सारा फैक्ट्री का भट्ठा बैठ गया और इस सब को यूटोपियन सपना दिखाने वाला कहा गया कि इस सब के फिर में मत रहो, ये सब सपना दिखा के भट्ठा बैठाने वाला हो। अब उसी समय एक नए चिंतक आ रहे हैं जिसका नाम है टॉलस्टॉय, और टॉलस्टॉय ने एक रचना की, वार एवं पीस। टॉलस्टॉय ने एक रचना की, एक किताब लिखा, वार एवं पीस। और वार एवं पीस में लिखा कि युद्ध के समय क्या होगा, युद्ध के समय क्या, वार एवं पीस में कहा गया युद्ध के समय क्या होगा, शांति के समय क्या होगा। हम तुम्हारे लिए वर्ग समन्वय का सिद्धांत दें कि टीचर और स्टूडेंट मिलकर रहेंगे, मिलकर पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट समझदार होते हैं, इसको मारने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ समझाइए कि एकदम समझ जाएगा, अपने से समझ जाएगा। इसको थोड़ा सा समझाइए तो ये अपने दंदन रिचार्ज करता है। विद्यार्थी समझदार होते हैं, इसको डांटने का भी ज़रूरत नहीं है और ये सब विद्यार्थी अपने से एग्ज़ाम में टॉप कर जाएगा। हमने उसी डिजाइन से पढ़ाया, हमने 2 प्रयोग किया, एक बैच में मार धार और सोटैया और दूसरा बैच में बौआ बौआ। अब रिजल्ट क्या हुआ, जिस फैक्ट्री में मार कर रहे थे तो वो जिस बैच में मार कर रहे थे उसका सारा विद्यार्थी टॉप, और जिसमें मार नहीं कर रहे थे, जिसमें दुलार कर रहे थे, उसका सारा विद्यार्थी फेल। तो हम बोलेंगे ना, हमारा दुलार वाला जो सिद्धांत था वो हमको यूटोपियन स्वप्नदर्शी बना दिया, वो दुलार वाला सिद्धांत हमारा ठीक नहीं रहा। तो ये यूटोपियन का कहानी तो समझ में आ रहा है। इसी दौरान एक नया चिंतक आ रहा है, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था और इसके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स और इसके पत्नी का नाम जेनी था। कार्ल मार्क्स के पत्नी का नाम जेनी। कार्ल मार्क्स के सहयोगी है एंगल्स, और कार्ल मार्क्स ने 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया और साम्यवादी घोषणा पत्र में यह बताया कि समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है। 1867 में कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था दास कैपिटल, और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। और दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स ने उल्टी पुल्टी बातें बता रहा है, उल्टी पुल्टी। इसमें अभी के समय में लोग कह रहा है कि मजदूर जो है सर्वहारा है, मजदूर सर्वहारा है, लेकिन कार्ल मार्क्स अपना किताब में क्या लिख रहे हैं, दास, मजदूर, कैपिटल, ओरिजिनल पूंजी, मजदूर ओरिजिनल पूंजी है, मजदूर पर ध्यान दीजिए। एक दिन मजदूर राजा बनेगा, एक दिन मजदूर राजा बनेगा और वर्ग विहीन समाज बनाएगा, जहाँ ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब होगा। अब इस समय मजदूर को सर्वहारा कहा जा रहा है, ये बेचारा सब जगह से हारा है। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या लिख रहे हैं कि एक दिन मजदूर राजा बनेगा। मालिक सभी सब किताब पढ़ते थे तो अपना नौकर चाकर को भगा के पढ़ते थे कि नौकर चाकर सुनेगा तो विद्रोह कर देगा। इसीलिए कार्ल मार्क्स उल्टी पुल्टी इस किताब में कार्ल मार्क्स उल्टी पुल्टी बातें बता रहा है कि एक दिन मजदूर राजा बनेगा। और इस किताब में कार्ल मार्क्स उल्टी पुल्टी बात लिख रहा है। उल्टी पुल्टी बात क्या लिख रहा है, कार्ल मार्क्स का सबका कहना है कि मजदूर जो है सर्वहारा है, लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है दास, मजदूर, कैपिटल, ओरिजिनल पूंजी, मजदूर पर ध्यान दीजिए, एक दिन मजदूर राजा बनेगा।
एक दिन मजदूर राजा बनेगा, वर्ग विहीन समाज बनाएगा, जहाँ ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब होगा। कार्ल मार्क्स इस किताब में उल्टी पुल्टी बातें बता रहा है। अगर जो उस समय बड़ा बड़ा अमीर लोग जो होते थे इस किताब को अकेले में पढ़ते थे, नौकर के सामने में नहीं पढ़ते थे। सोचते थे कि अगर जो नौकर सुनेगा तो विद्रोह कर देगा, नौकर के सामने नहीं पढ़ते थे। और कार्ल मार्क्स का वही कहना है कि एक दिन जो है मजदूर राजा बनेगा। और इस दास कैपिटल किताब को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। और इस किताब में कार्ल मार्क्स मजदूर के बारे में बता रहे हैं कि मजदूर एक दिन राजा बनेगा, वर्ग विहीन समाज बनाएगा। इस किताब में कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि मजदूर को खोने के लिए दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स का कहना है दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए विश्व है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अरे गरीब के पास खोने के लिए क्या है? बर्तन होगा फुटले, बिछौना होगा वही क्वालिटी का। गरीब के पास में क्या है? अरे अमीर के पास में खोने के लिए है। अमीर मरता है तो सोचता है कि नए मोटरसाइकिल लिए थे, चरवो ने किया और टपक गया। गरीब के पास में खोने के लिए क्या है? गरीब के पास में कुछ नहीं खोने के लिए है। कार्ल मार्क्स ने दुनिया में 6 चरण हुआ इसके बारे में बताया। और पहले के बारे में बताया कि पहले के ज़माना में आदमी में ना ही कोई अमीर था और ना ही कोई गरीब। उसको आदिम साम्यवाद कहा गया। उसके बाद आया दासता का युग, उसके बाद सामंती युग, उसके बाद पूंजीवादी युग, उसके बाद समाजवादी युग, उसके बाद साम्यवादी युग। मार्क्स बोला कि राजा अगर जो बनना है तो मजदूर को बने। मार्क्स का कहना है कि राजा अगर जो बनना है तो मजदूर को बने, क्योंकि वह रोटी की कीमत जानता है। अमीर अगर जो राजा बनता है तो वो बचपन से ही पैसा देखता है, पैसा को फेंकते रहता है, जिसके कारण से वो पैसा का कीमत नहीं जान पाता है। मजदूर को राजा बनना चाहिए। अगर जो मजदूर राजा बनेगा तो एक एक रुपया का हिसाब देगा। ऐसा नहीं है ये नहीं होगा, एक दिन ऐसा होगा। कैसे होगा? तो वर्ग संघर्ष से होगा। वर्ग संघर्ष से होगा। कार्ल मार्क्स के ही कहने पर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। कार्ल मार्क्स के कहने पर ही 1 दिवस को मजदूर दिवस मनाया गया। और कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक दिन मजदूर एकजुट होगा, एकजुट होके राजा को पीटेगा, राजा को गद्दी से हटाएगा। फिर मजदूर एक देश का हेड बनेगा और हेड बनने के बाद एक नया समाज बनाएगा, जहाँ ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा। और जहाँ ना कोई अमीर हो ना गरीब हो, वो उसको हम लोग वर्ग विहीन समाज कहते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि आदमी से बढ़िया तो कुत्ता है, आदमी से बढ़िया कौवा है। ये अमीर गरीब का भेदभाव आदमियों में होता है। कोई कौवा को देखा है कि सोना का अंगूठी पहने हुए देखा है? नहीं होता है। कोई भी कौवा सोना का अंगूठी नहीं पहनता है। कोई कौवा को देखा है कि 3 तल्ला घोंसला बनाते हुए? कौवा चाहता तो 3 तल्ला घोंसला बना लेता। एक अपना नीचे में बनाता, 2 ऊपर में बना देता, ऊपर वाला घोंसला को किराया पे लगा देता। और 2 गो जो कौवा किराया में रहने के लिए आता, वो बोलता कि हमको जो है दाना चुन चुन के लाओ, तुम हमको दाना चुन चुन के दो और हम खाएंगे, हम सिर्फ बैठे बैठे खाएंगे। तब बोलता ओ नीचे वाला रूम में मकान मालिक रहता है। कहने का मतलब है क्या कौवा में ऐसा अमीर गरीब का भेदभाव होता है? नहीं। अरे एक अमरूद फला है किस तोता के लिए? जिसका मन हो वो खा लो, जिसका मन है आओ लो लगाओ, नहीं खाने का मन है छोड़ दो। अब एक अच्छा सा अनार फरा है किसके लिए? अमीर के लिए कि गरीब के लिए? अमीर के लिए। गरीब नहीं खाएगा। दुकानदार सब भी फल वाला सब जो होता है वो सब अच्छा आइटम साइड में रखते हैं कि मजदूर सब छू के खराब ना कर दे। कि उधर से एक मजदूर आएगा बोलेगा अरे बहुत बड़ा अनार, दूसरा भी आएगा अरे बहुत बड़ा अनार, तीसरा आया अरे बहुत बड़ा अनार, और ऐसे करते करते बंदर का घाव फोड़ शीशिया और वो अनार खराब हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का कहना है कि आदमी से अच्छा तो कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, जानवर है, कौवा है आदमी से अच्छा। आदमी अच्छा नहीं है। जानवर में वर्ग विहीन समाज नहीं, जानवर में वर्ग विहीन समाज होता है। जानवर में कोई जानवर को देख के हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि वो गरीब जानवर है कि अमीर जानवर है। अब कोई कौवा को देखा है कि 3 तल्ला घोंसला बनाते हुए
कि एक घोंसला नीचे बनाया, 2 घोंसला ऊपर में बना लिया और ऊपर वाला घोंसला को किराया में लगा दिया और ऊपर वाला कौवा को बोलेगा कि हमको जो है हमको दाना ला के चुन के दो और हम नीचे में चुपचाप बैठ के खाएंगे। और ऊपर में जो कौवा रहेगा वो बोलेगा ओ नीचे वाला मकान मालिक का है, नीचे वाला घोंसला मकान मालिक रहता है। कौवा चाहता तो ऐसा कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन नहीं करता है। जितना कौवा है एक समान। हम लोग ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, कौवा सब कौन ज़मीन का रजिस्ट्री करवाता है? कौवा सब ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवाता है। आदमी सब में ही गरीब अमीर का भेदभाव होता है, कौवा में भी एक गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होता है। एक अनार फरा है, किसके लिए? कौन तोता के लिए? जिसका मन हो आओ लोन लगाओ। नहीं खाने का मन है नहीं खाओ, कोई बात नहीं। आप कोई कुत्ता को देख के हम नहीं बता सकते हैं अमीर कुत्ता है कि गरीब कुत्ता है। ये अमीर गरीब का भेदभाव आदमी में ही रहता है, आदमी में ही ये भेदभाव रहता है। ये तेरा है, ये मेरा है, तुम्हारा 3 तल्ला है, मेरा झोपड़ी है, तुम अमीर हो हम गरीब हैं। ये अमीर और गरीब का भेदभाव आदमी में ही रहता है। और कार्ल मार्क्स का वही कहना है कि आदमी से अच्छा तो कुत्ता है, कौवा है, बिल्ली है। और अगर जो मान लीजिए हम लोग एक रहते, एक जैसा कपड़ा पहनते तो ये कैसा होता? अच्छा होता कि नहीं होता? ये बहुत अच्छा होता। हम लोग को एक जैसा कपड़ा पहनते, हम लोग एक जैसा रहते, हम लोग समाज में किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। जितना जो भी व्यक्ति है सब एक समान। ऐसा हम लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं। अब कार्ल मार्क्स का भी यही कहना है कि कभी जो है आदमी कौवा मैना जैसा एक समान रहा है कि नहीं रहा है? रहा है। आदिम साम्यवाद में वही आदमी है जो कौवा के जैसा मैना के जैसा रहा है। सब जितना आदमी है सब एक समान। आदिम साम्यवाद के बाद दासता का युग आया, आदमी को पकड़ के बेचने लगा। जैसे अभी भेड़ बाजार बकरी बाजार होता है उसी टाइप से दास बाजार होता था। और दास व्यापार का मुख्य केंद्र जो होता था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बत। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बत में दास व्यापार का मुख्य केंद्र था। उसके बाद आया सामंती युग, सामंती मतलब जमींदारी युग। उसके बाद आया पूंजीवादी युग, उसके बाद समाजवादी युग और उसके बाद साम्यवादी युग। कार्ल मार्क्स यहीं तक देखा और अनाउंस कर रहा है घबराओ नहीं, एक दिन मजदूर राजा बनेगा, वर्ग विहीन समाज बनाएगा जहां ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब होगा। और कार्ल मार्क्स 1818 में जन्म लिए, 65 साल जिए। 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई और 65 साल तक कार्ल मार्क्स पूरा हल्ला किए, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। कहीं मजदूर एक नहीं हुआ, तुम सब भिखमंगा को बोलो, सभी भिखारी एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कटोरा के सिवा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है भिखमंगा एक हो जाएगा? तो बोलेगा नहीं भाई रहने दो, बहुत मारती है पुलिस, मर उड़ जाएंगे तो कौन देखेगा, कम से कम कटोरा तो है, एक हो जाएगा। नहीं होगा। तो कार्ल मार्क्स 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई और कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। आदमी सब सोचने लगा कार्ल मार्क्स भी यूटोपियन है, कार्ल मार्क्स भी सपना दिखाने वाला लग रहा है। लेकिन अब हम लोग एक नया कहानी सुनते हैं जो कार्ल मार्क्स को यूटोपियन बनने से बचाएगा। कार्ल मार्क्स को यूटोपियन बनने से बचाएगा। और ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की। अभी रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन भी पहले रूस का ही भाग था, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिकन कहा जाता था। इसी चैप्टर में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो दुनिया की सबसे बड़े देश रूस की हम लोग कहानी बता रहे हैं। रूस के बगल में एक देश है जर्मनी, जहां कार्ल मार्क्स बाबा का जन्म हुआ था। जर्मनी के रूस के इस साइड में एक देश है जापान। और रूस में उस समय राजतंत्र चलता था और रूस में एक नया वंश था और उस वंश का नाम था रोमनोव वंश। और रूस की एक परंपरा थी कि रूस में जो राजा होता था उसके नाम में जार कहा जाता था राजा को। और जार का मतलब होता था रूस का सम्राट, ई पृथ्वी पर के भगवान। ये अपने आप को छठा भगवान घोषित करके रखता था।
और रूस में इस समय जो राजा थे उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। और जार निकोलस द्वितीय जो है एक अयोग्य राजा थे। अयोग्य राजा थे। अयोग्य कहने का मतलब ये राजा बनने के लायक नहीं थे, इसको डिसीजन लेने का पावर नहीं था, ये उल्टा पुल्टा डिसीजन लेते थे, इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको खुदे ने पता था। और अयोग्य राजा थे ये जार निकोलस द्वितीय। लेकिन इसकी अयोग्यता का कहानी शुरू कहाँ से हुआ कि इसकी अयोग्यता का कहानी शुरू होता है कि यह अपनी पत्नी जरीना के हाथ की कठपुतली थी। इसके पत्नी का नाम था जरीना और जरीना के हाथ की कठपुतली थी। और पत्नी भक्त राजा थे। पत्नी बोलते थे दाएं मुड़ो तो दाएं मुड़ जाता था। अब हम लोग एक दुनिया के सबसे बड़े देश का कहानी सुनते हैं, रूस का। रूस के बगल में एक देश है जर्मनी। रूस के इस साइड में एक देश है जापान। रूस में उस समय राजतंत्र चलता था। रूस में उस समय राजतंत्र चलता था। और कौन वंश का रूस में राज था? तो रोमनोम वंश का राज था। और रूस की एक परंपरा थी कि रूस में जो होता था, रूस में जो राजा बनता था उसके नाम में जार लगता था। और जार का मतलब होता था रूस के सम्राट, ई पृथ्वी पर के भगवान। जार सबके नाम में नहीं लगता था, जार सिर्फ रूस के सम्राट के नाम में लगता था। अब आपको क्वेश्चन आएगा, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का सामंत, पीने का बर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो रूस का सामंत भी होता है, ऑप्शन नंबर बी पे होता है रूस का सम्राट। तो रूस के सम्राट पे टिक करना है। अब आपको पूछा जाएगा भारत में जार का मतलब वो क्या होता है? भारत में जार का मतलब क्या होता है? तो बोयाम हो जाएगा। बोयाम हम लोग बोलते हैं कि अचार जिसमें बना के हम लोग बोयाम में रखते हैं, हम लोग बोलते हैं अचार को जार में रख दिए हैं। तो भारत में जार का अर्थ बोयाम है, लेकिन रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट, रूस का राजा और इस पृथ्वी पर के भगवान होता था। और रूस का जो राजा था उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। और ये अयोग्य राजा था। और इसकी पत्नी का नाम जरीना था। इसके पत्नी का नाम क्या था? जरीना। 1861 में कार्ल मार्क्स के प्रभाव में आकर रूस का सम्राट जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस से जार शाही खत्म कर दिया। रूस से जार शाही नहीं होगा यहाँ पे, रूस से दास प्रथा खत्म कर दिया। दास प्रथा खत्म कर दिया। दास प्रथा खत्म कर दिया। तो 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में कौन सा प्रथा खत्म किया था? तो दास प्रथा को खत्म कर दिया था। पकड़ पकड़ के बेचने का बीमारी को यह खत्म कर दिया था। जैसे गाय बाजार, भैंस बाजार में आजकल गाय, भैंस, बकरी भी बिकता है, उसी टाइप से पहले के ज़माने में आदमी बिकता था। आदमी के हाथ पाँव में सिक्कर लगा रहता था और वो बाजार में जैसे गाय भैंस बिकता है वैसे आदमी बिकता था उस समय। और इसीलिए 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कार्ल मार्क्स के प्रभाव में आकर रूस से दास प्रथा को खत्म कर दिया। अब जार निकोलस द्वितीय अयोग्य शासक था। इसके अयोग्यता का मेन कारण क्या था? तो ये अपना पत्नी जरीना के हाथ की कठपुतली थी और पत्नी भक्त राजा था। अब पत्नी भक्त होना खराब है कि अच्छा? खराब है कि अच्छा? बोलो। खराब नहीं, हमको तो कोई खराबी नहीं लग रहा है पत्नी भक्त होना। लेकिन खराबी शुरू कहाँ से हुई कि इसकी पत्नी इसके फेर में कम और एगो पूजा पाठ कराने वाला पादरी था, उसका नाम था रासपुटीन। और रासपुटीन के फेर में ज़्यादा पड़ गई। अब पादरी का काम है पूजा पाठ कराना और ये रानिये को ठग लिया, इसीलिए इसको पंचर नहीं कह के भ्रष्ट कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा, रासपुतीन था डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, भ्रष्ट पादरी, तो भ्रष्ट पादरी हो जाएगा। भ्रष्ट पादरी। अब मान लीजिए रूस में सेना का बहाली होगा तो कौन भाग लेगा? रूस में सेना का बहाली होगा, दौड़ हुआ,
मान लीजिए जिसको दौर नहीं हुआ वो राष्ट्रपुतिन को घूस दिया कि हमको भी सेना में भर्ती करवा दीजिएगा, और राष्ट्रपुतिन जरीना को बोला कि, और जरीना राजा को जहाँ बोलेगा साइन करने वहाँ करिए देगा। अब जिसको जिसको दौर नहीं हो रहा था वो सेना बन गया, और जिसको जिसको दौर हो रहा था उस सेना में से छट जाता था। तो आप बताइए रूस में कितना वीआईपी सेना होगा, कितना वीआईपी सेना होगा। इसी का फायदा उठा रहे हैं ये छोटका देश, ये बगल वाला जापान सोचे कि सेना जो बन रहा है रूस के इसी साइड के व्यक्ति सेना बन रहा है, हम एक बार ट्राई मार लेते हैं सेना इसका ताकतवर है कि नहीं है। इसीलिए 1905 में जापान ने रूस का यहाँ पे कुछ टापू था उस टापू पे कब्जा कर लिया, और जापान जब रूस के टापू पर कब्जा कर लिया, रूस बोला कि जापान मेरा टापू दे दो नहीं तो लड़ना पड़ेगा, और जापान बोल रहा है आके फरिया लो। और रूस जापान युद्ध में 1904-05 में रूस और जापान में एक भयंकर युद्ध हुआ, और इसको हम लोग रूसो जापानीज वॉर बोलते हैं। और इस युद्ध ने पूरा दुनिया का सोच बदल के रख दिया। पूरा दुनिया को पता था कि रूस ऐसा शक्तिशाली देश को ये छोटका चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो रिजल्ट बहुत आश्चर्यजनक आया, और इस युद्ध में जापान जीत गया और रूस हार गया। हार किसी भी देश के जनता को बर्दाश्त नहीं होता है। इस युद्ध में रूस की हार हुई और जापान की युद्ध हुई। रूस जापान युद्ध के बाद जापान रूस को बोला कि मेरा युद्ध में बहुत खर्चा हुआ है और इसीलिए आप हमको पैसा दीजिए, और रूस से इतना पैसा खींच लिया कि रूस कंगाल हो गया। रूस में भूखमरी की स्थिति आ गई, नौकरी उकरी कुछ नहीं मिल रहा है, रूस कंगाल हो गया पूरा। अब इसी दौरान मजदूर का कुछ संघ है, मजदूर का कुछ गुट है, मजदूर का कुछ समूह है, वह जो है रोटी मांगने के लिए संडे का एक दिन चुना। संडे का काहे चुना कि रूस एक ईसाई देश था, और ईसाई देश में संडे को प्रार्थना का एक विशेष सत्र रखा जाता था, और रूस एक ईसाई देश था, और ईसाई देश होने के कारण से सब मजदूर संडे का एक डेट बना के राजा के पास में चले कि हम लोग जाएंगे राजा के पास में, और राजा के महल में जाके कुछ रोटी वोटी मांग लेंगे ताकि खाने का कुछ प्रबंध हो जाएगा। और 9 जनवरी 1905 को रूसी कैलेंडर के अनुसार से, हम रूसी कैलेंडर के अनुसार से बात कर रहे हैं, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को मजदूर का एक संघ संडे के दिन राजा के महल सेंट पीटर्सबर्ग, एक शहर है रूस में, उस समय राजा का महल सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ करता था, और सेंट पीटर्सबर्ग में 9 जनवरी 1905 को सारा मजदूर का संघ एकजुट हो गया। और उस समय इसमें कुछ ऐसा भी व्यक्ति थे कि जिसके गोद में 99 साल का बुढ़िया था। उसको लगा कि अगर जो बुढ़िया को देखेगा तो ज़्यादा रोटी मिलेगा। उसको लगा किसी के गोद में 4 गो बच्चा भी था। उसको लगा कि ज़्यादा बच्चा को देखेगा तो माया मोह लगेगा राजा को और रोटी देगा। और सारा मजदूर जार निकोलस द्वितीय के महल में जाके पूरा हल्ला किए, छोटे भगवान रोटी दो। और जार निकोलस द्वितीय अपना सैनिक से पूछे कि क्या है भाई। सैनिक बोला कि रोटी मांग रहा है, और जार निकोलस बोल रहा है कि मारो सबको गरम गरम गोली। और सबको गरम गरम गोली खिला दिया, और 1000 मजदूर मारा गया। 1000 मजदूर मारा गया। दुनिया में ऐसा संडे कभी नहीं हुआ था। अरे संडे का मतलब एक दिन छुट्टी, संडे का मतलब एक दिन का छुट्टी, और ये जार निकोलस द्वितीय इसको परमानेंट छुट्टी कर दिया। इसीलिए इस घटना को विश्व इतिहास में हम लोग ब्लडी संडे, खूनी रविवार कहते हैं। ब्लडी संडे कहते हैं इस घटना को। अब इसके पास में गया था मजदूर सब रोटी मांगने, और ये कितना नालायक है, सबको गोली चलवा के मरवा दिया। 1000 मजदूर की मृत्यु हुई, और 1000 मजदूर के मृत्यु के बाद पूरा रूस में कोहराम मच गया
कि आप अपने से सब कुछ करते हैं, आप अपने से सब कुछ करते हैं, हम लोग का कोई वैल्यू नहीं। और इतना प्रेशर बनाया जार निकोलस द्वितीय पे कि एक संसदीय व्यवस्था बनाना पड़ा। और रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। तो खैर हमारे यहाँ अभी क्या होता है कि अगर जो कोई व्यक्ति है, अगर जो कोई नेता जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, उसको अगर जो कोई वार्ड सदस्य है, उससे अगर जो कोई रोटी मांगता है तो वो दे देता है, उससे कुछ पैसा मांगता है तो वो दे देता है। लेकिन ये राजा है, इसके पास में गया रोटी मांगने तो ये गरम गरम गोली चलवा दिया। ऐसा राजा नालायक तो कहीं नहीं होना चाहिए। और पूरा रूस का जनता इससे अभी गुस्सा है। तो इसके बाद का कहानी हम कल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद।